जब बंगाल की दीवानी कंपनी के हाथों में आई, तब से भारत की असली लूट शुरू हुई। लेकिन क्या ये यही रुक गई? नहीं, ये तो बस एक शुरुआत थी। सिराजुद्दौला अपने विशाल सैन्य बल और अहंकारी रवैये के साथ मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव की जमीन तैयार कर रहा था। एक टकराव जो भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 1756 में वो 70,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ कलकत्ता के द्वार पर आ खड़ा हुआ। उसकी ये ताकत देखकर गवर्नर रॉजर ड्रेक की महज 515 सैनिकों की ब्रिटिश सेना घबराकर सदमे में आ गई। सिराज और उसकी सेना ने कलकत्ता को निर्दयता से लूटा। पकड़े गए ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटी दमघोंटू कोठरी में कैद कर दिया गया, जिसे बाद में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता कहा गया। इस निर्दयी कैद में अधिकांश सैनिकों की दम घुटने से मौत हो गई, जिसने अंग्रेजों के भीतर बदले की आग जला दी और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार का आधार तैयार किया। कलकत्ता की लूट कंपनी और उसके अंशधारी अधिकारियों के लिए भारी आर्थिक झटका थी, क्योंकि उनकी पूरी किस्मत इसी पर टिकी हुई थी। स्थिति इतनी नाजुक थी कि सभी की पहली प्राथमिकता कॉलोनी को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना बन गई। और यहीं पर रॉबर्ट क्लाइव का आगमन होता है। 3 ब्रिटिश टुकड़ियों के साथ हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही क्लाइव ने कलकत्ता का घेराव कर लिया। अगली ही सुबह उसने कंपनी के नाम से युद्ध का ऐलान कर दिया। ये पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीधे किसी भारतीय शासक के खिलाफ युद्ध छेड़ा। एक ऐसा कदम जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी। इसी बीच बंगाल के प्रभावशाली वित्तीय जगत सेठ भाइयों का सिराजुद्दौला से मोह भंग होता जा रहा था। वे अब सिराज को हटाने और नया नवाब बनाने की साजिश रचने लगे। इस मकसद से वे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचे और सिराज के इराकी जनरल मीर जाफर को नया नवाब बनाने की सिफारिश की। रॉबर्ट क्लाइव, जो हमेशा अपने निजी स्वार्थों को प्राथमिकता देता था, जगत सेठ भाइयों की पेशकश स्वीकार कर उनके साथ गुप्त समझौता कर लिया। इस विश्वासघात को जायज ठहराने के लिए उसने दावा किया कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों का सहयोगी है। क्लाइव को यकीन था कि अगर सिराज हार गया तो फ्रेंच कमजोर पड़ जाएंगे और इस तरह भारत में ब्रिटिश व्यापार का एक छत्र वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में क्लाइव की सेना का सामना सिराजुद्दौला की फौज से हुआ। लड़ाई के दौरान मानसूनी बारिश और तेज हवाओं ने युद्ध का रुख पूरी तरह बदल दिया। कंपनी के सैनिकों को अपने हथियारों को बारिश से बचाने की तकनीक मालूम थी, जबकि मुगल सेनाओं के पास ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि सिराज महज 25 साल की उम्र में मारा गया और देशद्रोही मीर जाफर को नया नवाब बना दिया गया। जगत सेठों और क्लाइव के इस सौदे ने ब्रिटिशों के लिए भारत की सत्ता के दरवाजे खोल दिए। क्लाइव युद्ध जीतने के साथ साथ अपार धन संपत्ति भी बटोर चुका था, जिससे वह यूरोप के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिना जाने लगा। प्लासी के युद्ध ने मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी शर्तें माननी पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी को व्यापारिक स्वतंत्रता के साथ साथ अकूत खजाना भी मिल गया। इसके अलावा कंपनी को जमींदारी के अधिकार, एक टकसाल और कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जिससे उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। 2 शताब्दियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगलों का पतन शुरू हो चुका था। ये पहली बार था जब कंपनी ने भारत की सत्ता पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने बेशुमार लूटपाट और संपत्तियों की जब्ती का एक निर्दयी सिलसिला शुरू कर दिया, जिसने भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को हिलाकर रख दिया। बंगाल के नए कठपुतली नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में था। ये न तो आपसी सम्मान पर आधारित था और न ही मीर जाफर की सूझबूझ इसमें दिखी। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वह किसी एक राजा से नहीं, बल्कि एक संगठित और शक्तिशाली व्यापारिक कंपनी से सौदा कर रहा था। क्लाइव ने अपने पत्रों में मीर जफर की नासमझी पर खुलकर तंज कसा, उसे दी ओल्ड फूल, बेवकूफ बूढ़ा कहकर संबोधित किया।
इस समझौते के जरिए अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जबकि मीर जफर केवल एक नाम मात्र का शासक बनकर रह गया। रॉबर्ट क्लाइव अपनी जीत से गहरे आत्मसंतोष में था। 1760 में जब वो ब्रिटेन लौटा तो उसके पास इतनी संपत्ति थी जितनी पूरे यूरोप ने स्पेनिश विजेता कॉर्टेस के अमेरिका लूटने के बाद भी कभी नहीं देखी थी। क्लाइव ने लंदन में इतनी अचल संपत्तियां और भव्य आवास खरीदे कि पूरा शहर उसकी चर्चा करने लगा। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट से रातों रात यूरोप के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया और उसकी समृद्धि ब्रिटेन के कुलीन समाज में ईर्ष्या और सनसनी का विषय बन गई। बंगाल का नया नवाब मीर जाफर मूल रूप से इराक के नजफ से आया एक अनपढ़ सिपाही था। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार तो था, लेकिन नेतृत्व की घोर कमी के कारण बंगाल में पहले से मौजूद अव्यवस्था और भी बढ़ गई। मीर जाफर अपने सैनिकों को वेतन देने में विफल रहता था, लेकिन खुद दोनों कलाइयों पर 7 अलग-अलग कीमती रत्नों के कंगन पहनता था। उसके शासन में सैनिकों और आम जनता का असंतोष बढ़ता गया, जिससे बार बार विद्रोह होने लगे। उसने व्यापारिक कानूनों का उल्लंघन करके और भारी कर वसूल कर अपनी संपत्ति तो बढ़ा ली, लेकिन इससे कंपनी की नजर में उसकी उपयोगिता घटने लगी। अंततः कंपनी ने उसकी शक्ति सीमित कर दी, जिससे उसका शासन नाम मात्र का रह गया। कंपनी का उभरता हुआ सितारा वारेन हेस्टिंग्स अपने साथियों की इन हरकतों से स्तब्ध रह गया। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि यदि मीर जाफर का साम्राज्य गिरता है तो बंगाल में भारी अराजकता फैल सकती है। इस आशंका को भांपते हुए हेस्टिंग्स ने स्थिति को संभालने और संभावित अव्यवस्था को रोकने के प्रयास शुरू कर दिए। वह जानता था कि राजनीतिक स्थिरता कंपनी के हित में थी और बिना सशक्त प्रशासन के बंगाल में अंग्रेजों का शासन टिक पाना मुश्किल होगा। पराजित मुगल बादशाह शाह आलम अपनी आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली छवि के बावजूद गुमनामी में गांवों में गुजर बसर कर रहा था। लेकिन जब वो बंगाल पहुंचा तो पुराने संभ्रांत मुगल सरदार और सैनिक बड़ी संख्या में उसके समर्थन में आ खड़े हुए। हिंदुस्तान में मुगल विरासत के प्रतीक के रूप में शाह आलम अब भी प्रभावशाली था, जिससे कंपनी और उसके कठपुतली नवाब मीर जाफर दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। 1761 में हेल्सा के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शाह आलम चतुराई से बच निकलने में कामयाब रहा। कंपनी ने मीर जाफर को सत्ता से हटाकर उसके अधिक योग्य दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। कासिम ने वर्षों से बंगाल में फैली अव्यवस्था को दूर कर प्रशासन को मजबूत किया। हालांकि वह कंपनी के प्रति जफर जितना वफादार नहीं था। उसने अंग्रेज व्यापारियों के अपमानजनक व्यवहार का कड़ा विरोध किया, जिससे कंपनी और उसके बीच टकराव की स्थिति बनने लगी। मीर कासिम ने बार बार शिकायत करने के बावजूद जब देखा कि कंपनी अपने व्यापारियों पर कोई नियंत्रण नहीं रख रही, तो उसने एक बड़ा कदम उठाया। स्थानीय व्यापारियों और कंपनी के व्यापारियों के बीच की असमानता को खत्म करने के लिए उसने सभी करों और कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही कंपनी की संपत्तियों को जब्त करना भी शुरू कर दिया, जिससे अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष और तीव्र हो गया। परिणाम स्वरूप नवाब और कंपनी के बीच जल्द ही लड़ाई शुरू होने वाली थी। बक्सर की लड़ाई में कंपनी ने हिंदुस्तान की 3 शक्तियों को पराजित किया और पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए जमीन तैयार की। मीर कासिम अपने ससुर मीर जाफर की तरह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार था। फिरंगियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध से पहले उसने मुगल सम्राट शाह आलम को अपने पक्ष में कर लिया। हालांकि शाह आलम के पास अब केवल प्रतीकात्मक शक्ति बची थी। इसके अलावा उसने अवध के नवाब शुजा उद दौला को भी अपने खेमे में शामिल कर लिया, जो एक वास्तविक सैन्य शक्ति रखता था। शुजा बलशाली और प्रभावशाली था। हालांकि 1763 तक वह अपनी सर्वोत्तम शारीरिक अवस्था में नहीं था, मगर अब भी उसकी तलवार एक ही वार में किसी ताकतवर सांड का सिर धड़ से अलग कर सकती थी। पटना में कंपनी पर हावी होने के बावजूद मीर कासिम और उसकी संयुक्त सेना को 1763 में
बक्सर की निर्णायक लड़ाई में करारी हार का सामना करना पड़ा। पराजित मीर कासिम भाग निकला और अंततः गरीबी में दम तोड़ दिया। अवध के नवाब शुजा उद दौलाह को कंपनी ने अपनी कठपुतली बना लिया, जबकि शाह आलम अपनी प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा को समझते हुए अंग्रेजों के साथ मिल गया। तीनों मुगल सेनाओं को परास्त करने के बाद कंपनी हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली ताकत बन गई। इसके बाद दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त करने का सिलसिला शुरू हो गया। पटना की घटना के बाद कंपनी के चिंतित निवेशकों ने गुप्त रूप से क्लाइव को भारत वापस बुलाने की मांग की। तब तक क्लाइव महारानी का सांसद और लॉर्ड बन चुका था और निवेशकों को अपने धन की सुरक्षा के लिए उसी पर भरोसा था। क्लाइव समझ चुका था कि शाह आलम के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी तख्त पर वापसी थी। इसलिए उसने शहंशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाने का वादा किया। बदले में क्लाइव ने बंगाल प्रांत समेत पूरे राज्य की दीवानी मांगी। यानी अब मुगल साम्राज्य के खजाने की चाबी अंग्रेजों के हाथों में थी। दीवान बनने का अर्थ था पूरे राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण। इस सौदे पर शाह आलम राजी हो गया। 1765 में शाह आलम ने 26 लाख रुपए और एक वायदे के बदले में पूरे उत्तर भारत का आर्थिक कंट्रोल कंपनी के हवाले कर दिया। वायदा ये था कि वह मोहम्मद के उसूलों के मुताबिक राज करेगा। ब्रिटिशर्स का बंगाल पर 200 साल तक राज करने का वक्त अब आ चुका था। क्लाइव ने लिखा है, बंगाल के नवाब के पास नाम और प्रतिष्ठा की छाया के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद से भारत को एक बगीचे की तरह समझा जाने लगा, जहां से लाभ का हर फल तोड़कर लंदन भेजा जाता था। आम नागरिकों के पास कुछ भी शेष नहीं बचा। सदियों पुरानी कला परंपराएं अंतिम कलाकारों के साथ दम तोड़ गई, क्योंकि उनके पास अपने उत्पादों को बेचने के लिए कोई बाजार नहीं था। जो भी व्यक्ति बाजार दर से कम कीमत पर काम करने का विरोध करता, उसे कड़ी सजा दी जाती। इस लूट से कंपनी के शेयर धारकों को जबरदस्त फायदा हुआ। सिर्फ 8 महीनों में उनके शेयरों की कीमत दोगुनी हो गई। लेकिन बंगाल के लोगों के लिए यह एक महात्रासदी थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी।